Hello students, today I here with the new chapter in history and this is civilizing the native, educating the nations. So let's start the chapter. In your previous chapter, you have seen how British rule affected Rajas and Nawabs, peasants and tribal groups, and how the Britishers colonize India, how they collect the revenue from the Indian peasants and farmers. But in this new chapter, we will try and understand what implication it had for the lives of students. कि हम इस नए चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने अपना एक इम्प्लीकेशन छोड़ा स्टूडेंट्स की लाइफ पर भी. ब्रिटिशर्स का बिलीव था कि इंडिया इज़ अ uncivilized country, the people of India is uncivilized, so they try to start a cultural mission and they want to civilize the natives and changes their customs and value. वो हम इंडियंस के कस्टम्स और वैल्यू को भी चेंज करना चाहते थे. What changes were to be introduced? कौन कौन से चेंजेस उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किए? How were Indians to be educated, civilized and made into what the British believe were good subjects? कैसे इंडियंस को एजुकेटेड किया जाए, उन्हें सिविलाइज बनाया जाए. तो ब्रिटिशर्स का मानना था कि अगर इंडियंस विल बी सिविलाइज, इंडियंस विल बी एजुकेटेड, तो वो एक अच्छे सिटीजन बनेंगे, उनके लिए ट्रस्ट वर्दी हो जाएंगे. द ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर टू दीज क्वेश्चन. ब्रिटिशर्स को इन क्वेश्चंस का कोई भी सिंपल आंसर नहीं मिला. दे कंटिन्यू टू बी डाउटेड फॉर मैनी डिकेड्स. और बहुत सारे दशकों तक उन लोगों ने ये चीज़ें कंटिन्यू रखी. नाउ हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन. ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन को कैसे देखा. लेट अस लुक एट व्हाट द ब्रिटिश थॉट एंड डिड. चलिए देखते हैं कि ब्रिटिशर्स का क्या मानना था, क्या उन्होंने किया. एंड हाउ सम ऑफ द आइडियाज़ ऑफ एजुकेशन दैट वी नाउ टेक फॉर ग्रांटेड इवॉल्व इन द लास्ट 200 ईयर्स. पिछले 200 सालों में कौन से क्या क्या नए एजुकेशन के आइडियाज़ को ग्रांट किया गया, कैसे क्या क्या नए विचार आए, उनके बारे में हम रीड आउट करेंगे. इन द प्रोसेस ऑफ दिस इंक्वायरी वी विल ऑल्सो सी हाउ इंडियंस रिएक्टेड टू ब्रिटिश आइडियाज़ एंड हाउ दे डेवलप्ड देयर ओन व्यूज़ अबाउट हाउ इंडियंस वर टू बी एजुकेटेड. और इसी प्रोसेस में हम ये भी जानेंगे कि जो इंडियंस थे उन्होंने ब्रिटिश के इस आइडिया को लेके, एजुकेशन के इस आइडिया को लेके किस तरह का रिएक्शन दिया और उनके अपने जो व्यूज़ निकल के सामने आए डेवलपमेंट को लेके, वो क्या थे, एजुकेशन को लेके इंडियंस के क्या व्यूज़ थे. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म. ओरिएंटलिज्म का मीन्स होता है, ओरिएंटलिस्ट वो लोग होते हैं जो स्कॉलरी नॉलेज रखते हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस का और कल्चरल का, एशिया से रिलेटेड. तो ये लोग कैसे किस ट्रेडिशन में इंडियंस को एजुकेटेड करना चाहते थे. 1783 में अ पर्सन नेम्ड विलियम जॉन्स अराइव्ड इन कोलकाता एंड ही हैड एन अपॉइंटमेंट एज अ जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट दैट द कंपनी हैड सेट अप. कंपनी ने जो सुप्रीम कोर्ट को कोलकाता के अंदर सेटअप किया था, उसमें एज अ जूनियर जज इनको अपॉइंट किया गया, विलियम जॉन्स को. इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ, ये कानून के लॉ के काफ़ी अच्छा इन्हें अनुभव था. एंड जॉन्स वॉज अ लिंग्विस्ट. लिंग्विस्ट मीन्स होता है समवन हु नोज एंड स्टडीज सेवरल लैंग्वेजेस. एक इंसान जो जानता हो पढ़ना और लिखना बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस को. ही हैड स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड, न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश, हैड picked up Arabic from a friend and had also learned Persian. उन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस का नॉलेज था. उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज सीखी थी, फ्रेंच और इंग्लिश वो जानते थे. इसके अलावा उन्होंने अपने एक दोस्त से अरेबिक लैंग्वेज सीखी थी और वो साथ साथ पर्सियन लैंग्वेज भी सीख रहे थे. एट कोलकाता ही बिगेन स्पेंडिंग मैनी आवर्स अ डे विद पंडित्स हु टॉट हिम द subtleties of संस्कृत लैंग्वेज, ग्रामर एंड पोएट्री. वो कोलकाता के अंदर रहते हुए एक पंडित के साथ काफ़ी अपने आवर्स स्पेंड करते थे और उनसे संस्कृत भाषा की शब्दावली, ग्रामर और जो पोइट्री है उसको सीखते थे. सून ही वॉज स्टडिंग एंशियंट इंडियन टेक्स्ट ऑन लॉ, फिलोसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मॉरलिटी, एर्थमेटिक, मेडिसिन एंड अदर साइंसेस. और जल्दी ही उन्होंने इंडिया के बहुत सारे जो प्राचीन टेक्स्ट थे, जो प्राचीन बुक्स थी, लॉ से रिलेटेड, फिलोसफी से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड
और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड उनको स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। जोन्स ने डिस्कवर्ड किया कि जो उनका इंटरेस्ट है, बहुत सारा जो उनका इंटरेस्ट था वो उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स के साथ कोलकाता के अंदर उस टाइम पे शेयर किया। इंग्लिश मैन ब्रिटिशर्स जैसे कि हेनरी थॉमस क्लॉरबॉर्क और नेथनियल हेलहेड, ये बहुत ज़्यादा बिजी थे डिस्कवर करने में एंशिएंट इंडियन हेरिटेज को। इंडियन लैंग्वेज में मास्टरिंग इन्होंने हासिल की थी और ये संस्कृत और पर्शियन भाषा में जो बुक्स थी उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में लगे हुए थे। टुगेदर विद देम, उनके साथ मिलकर जॉन्स ने एक एस्थेटिक सोसाइटी की सेटअप की बंगाल के अंदर और एक जनरल एक छोटा सा न्यूज़पेपर निकालना शुरू किया एस्थेटिक रिसर्चर्स के नाम से। जोन्स और क्लॉरबॉर्क came to be represent a particular attitude toward India। जॉन और कॉलेब्रोक ये दोनों ही सेम एटीट्यूड रखते थे इंडिया को लेके। दे शेयर्ड अ डीप रेस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर बोथ ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट। और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा प्राचीन संस्कृति भारत की हो या फिर वेस्ट की संस्कृति के प्रति इन्हें गहरा सम्मान देते थे उसको। इंडियन सिविलाइजेशन दे फेल्ट हैड अगेंस्ट इट्स ग्लोरी इन द एंशिएंट पास्ट बट हैड सब्सिक्वेंटली डिक्लाइन। उनका मानना था कि जो सभ्यता है इन्होंने महसूस किया ये काफ़ी शानदार सभ्यता थी, जो प्राचीन सभ्यता थी भारत की, लेकिन ये बाद में डिक्लाइन हो गई, ख़त्म हो गई। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया इट वॉज नेसेसरी टू डिस्कवर द सेक्रेड एंड लीगल टेक्स्ट दैट वर प्रोड्यूस्ड इन द एंशिएंट पीरियड। और भारत को समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके जो प्राचीन पवित्र ग्रंथ हैं, जो प्राचीन काव्य हैं, जो साहित्य है, उसके प्रति लोगों के अंदर रुचि पैदा की जाए। For only those texts could reveal the real ideas and laws of Hindu and Muslim, and only a new study of these texts could form the basic of future development in India। और अगर लोग इन बुक्स को, इस प्राचीन जो ये एंशिएंट टेक्स्ट है इनकी स्टडी करेंगे तो उन्हें वास्तविक जो विचार हैं, जो कानून से जुड़े हुई बातें हैं हिंदू और मुस्लिम्स रिलीजन के लोगों को, वो पता चलेंगी। और इंडिया के अंदर अभी तो डेवलपमेंट होगा बट फ्यूचर में भी इससे डेवलपमेंट पॉसिबल है। So Jones and Colebrook went about discovering ancient texts, understanding their meaning, translating them and making their finding known to others। इसलिए जॉन्स और कॉलब्रॉक ने डिस्कवर करना स्टार्ट रखा एंशिएंट टेक्स्ट को, उसके मीनिंग को समझना जारी रखा और साथ साथ उसे ट्रांसलेट करना भी शुरू किया। और जो उनके जानने वाले दूसरे लोग थे उनको भी इसके बारे में जानकारी दी। ये जो प्रोजेक्ट था उनका मानना था, उनका विश्वास था कि ये ब्रिटिशर्स को समझने में हेल्प करेगा इंडियन कल्चर को, और वो लोग भारतीयों की जो पुरानी परंपरा, जो विरासत है उसको समझेगा, जो उनका ग्लोरियस पास्ट है जिसको उन्होंने खो दिया है उसको भी समझने में हेल्प करेगा। इन दिस प्रोसेस द ब्रिटिश वुड बिकेम द गार्जियन ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज इट्स मास्टर। और इस प्रोसेस के थ्रू जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियन कल्चर के गार्जियंस के रूप में उभर कर सामने आएंगे और वो एक अच्छे मास्टर के रूप में भी सामने आएंगे। इन्फ्लुएंस्ड बाय सच आइडियाज मैनी कंपनी ऑफिशियल आर्ग्यूड दैट द ब्रिटिश ought to promote Indian rather than Western learning। इन सारे विचारों से प्रभावित होकर कुछ जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने ये रखा कि इंडिया के अंदर वेस्टर्न लर्निंग को प्रमोट किया जाए, पश्चिमी शिक्षा को प्रमोट किया जाए। दे फेल्ट दैट इंस्टीट्यूशन शुड बी सेट अप टू एनकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट एंड टीच संस्कृत एंड पर्शियन लिटरेचर एंड पोएट्री। और उन्होंने साथ साथ ये भी फील किया कि यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशन को के सेटअप को एनकरेज करना चाहिए ताकि जो प्राचीन इंडियन टेक्स्ट हैं, जो प्राचीन भारतीय साहित्य है, संस्कृत और जो पर्शियन लैंग्वेज का लिटरेचर और पोएट्री है उसकी भी पढ़ाई को एनकरेज करना चाहिए। The officials also thought that Hindu and Muslim ought to be taught what they were already familiar with and what they valued and treasures, not subjects that were aligned to them। और उनका ये भी मानना था, उनका ये भी सोचना था कि हिंदू मुस्लिम अगर अपने प्राचीन जो उनके एंशिएंट टेक्स्ट हैं उनको पढ़ेंगे तो उनको पता लगेगा कि उनकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है। वो सिर्फ एक इंसान नहीं है बल्कि
वो अच्छे लोग हैं जो उनके पास जो मनी है वो उनका ट्रेजर नहीं है, बल्कि जो उनका लिटरेचर है वो उनके लिए कितनी वैल्यू रखता है और वो उनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रेजर है। ओनली देन दे बिलीव, तब वे लोग विश्वास करेंगे। कुड द ब्रिटिश होप टू विन अ प्लेस इन द हार्ट ऑफ नेटिव्स, इस तरह से नेटिव यहाँ वर्ड यूज हुआ है इंडियंस के लिए। अगर ब्रिटिशर्स इस तरह के इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे और इंडियंस को उनके जो एंशियंट टेक्स्ट है, पुराना साहित्य है, उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देंगे, तो इस तरह ब्रिटिशर्स इंडियन के हार्ट में अपनी एक अलग जगह बना लेंगे और ये लोग जो इंडियंस हैं ये उनका रेस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। विद दिस ऑब्जेक्ट इन व्यू अ मदरसा वॉज सेटअप इन कोलकाता इन 1781 टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्सियन एंड इस्लामिक लॉ, एंड द हिंदू कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन बनारस इन 1791 टू एनकरेज द स्टडी ऑफ एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट दैट वुड बी यूजफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1781 में कलकत्ता के अंदर एक मदरसा सेटअप किया गया जिसमें अरेबिक, पर्सियन और इस्लामिक लॉ की स्टडी को प्रमोट किया गया। और इसके साथ साथ बनारस के अंदर 1791 में एक हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया और उसमें प्राचीन संस्कृत साहित्य को पढ़ाना स्टार्ट किया गया, ताकि पुराने टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो कितना यूजफुल साबित हो सकता है हमारी कंट्री के लिए। बट नॉट ऑल ऑफिशियल शेयर देयर व्यूज़, लेकिन सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने अपने व्यूज़ को शेयर नहीं किया। बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स थे जिन्होंने इस ओरिएंटलिस्ट को क्रिटिसाइज़ किया। वो नहीं चाहते थे कि जो एंशियंट लैंग्वेज है, जो कल्चर है, जो टेक्स्ट है, उनकी स्टडी कराई जाए इंडियंस को। ये उन्हें डार्कनेस की तरफ लेके जाएगा, इसलिए इन लोगों ने इनको क्रिटिसाइज़ किया। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्रे ईयर ऑफ द ईस्ट की कुछ बड़ी गलतियां माना है ब्रिटिशर्स ने, जिनको नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैम। फॉर द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल बिगेन टू क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग। 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट की इस प्रोसेस को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा दैट नॉलेज ऑफ ईस्ट वॉज फुल ऑफ एरर्स, जो ज्ञान है ईस्ट का, जो पूरब का जो ज्ञान है, एशिया साइड का जो भी नॉलेज है, वो बहुत सारी उसके अंदर गलतियाँ है, उसके अंदर किसी भी तरह वो अनसाइंटिफिक है, उसकी तरफ किसी भी तरह का विज्ञान का यूज़ नहीं किया गया। जो ईस्टर्न लिटरेचर है उसके वो बहुत नॉन सीरियस है, गंभीर नहीं है और बहुत ही हल्का है। सो दे आर्ग्यूड दैट इट वॉज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिश टू स्पेंड सो मच एफर्ट इन इंकरेजिंग द स्टडी ऑफ अरेबिक एंड संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। और उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत गलत होगा ब्रिटिशर्स का कि वो अपना इतना टाइम इस एफर्ट में लगा दे, पुराने अरेबिक संस्कृत लैंग्वेज के लिटरेचर को सिखाने में लगा दे, इसको एनकरेज करने में लगा दे। ये रॉन्ग तरीका होगा अपने नेटिव्स को सिविलाइज करने का। जेम्स मिल वॉज वन ऑफ दोज हु अटैक्ड द ओरिएंटलिस्ट। जेम्स मिल उन लोगों में से एक थे, उन ब्रिटिश ऑफिशियल में थे, एक थे जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट को क्रिटिसाइज किया था। The British effort, he declared, should not be to teach what the natives wanted. उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि हमें ये नहीं देखना है कि हमारे जो नेटिव्स है वो क्या सीखना चाहते हैं और व्हाट दे रेस्पेक्ट, वो किसका सम्मान करते हैं। हमें उन्हें खुश करने के लिए काम नहीं करना, हमें उनके हार्ट में जगह नहीं बनानी, हमें उन्हें खुश नहीं करना। द एम ऑफ एजुकेशन ऑट टू बी टीच वॉट वॉज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल। एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि लोगों को वो सिखाना जो उनके लिए यूजफुल हो, जो प्रैक्टिकली करेक्ट हो। सो इंडियंस शुड बी मेड फेमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांस दैट द वेस्ट हैड मेड। इसलिए भारतीयों को, इंडियंस को हमें वो चीज़ें सिखानी चाहिए, साइंटिफिक और टेक्निकल चीज़ें सिखानी चाहिए जो पहले ही वेस्ट के अंदर चल रही है, जिससे वेस्ट को पहले ही एडवांसमेंट मिला हुआ है। रेदर देन विद द पोएट्री एंड सेक्रेड लिटरेचर ऑफ द ओरिएंट के अकॉर्डिंग ये जो सेक्रेड लिटरेचर है, जो पवित्र साहित्य और काव्य है, इसको सिखाने से उन्हें किसी भी तरह का कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। By the 1830s the attack on the Orientalist became sharper। और 1830 में जाके ओरिएंटलिस्ट के अगेंस्ट जो ये क्रिटिसिज्म था ये और ज़्यादा बढ़ गया। वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन एंड इन्फ्लुएंशियल ऑफ सच क्रिटिक्स ऑफ द टाइम वॉज थॉमस बॉबिंगटन मैक्यूले। और उस टाइम के सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले, सबसे प्रभावी जो क्रिटिक्स थे, जो आलोचक थे अपने टाइम के, वो थे थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले। ही सो इंडिया एज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री। उन्होंने भारत को एक असभ्य
देश के रूप में देखा और जिसको सिविलाइज करने की नीड थी। नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर टू व्हाट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस्ड। किसी भी पूरब के नॉलेज को कंपेयर नहीं किया जा सकता इंग्लैंड के अंदर जो नॉलेज प्रोड्यूस हो रहा था। व्हाट कुड डिक्लेयर्ड मैकले दैट A single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia। उनका मानना था कि एक अच्छी किताबों की यूरोपियन लाइब्रेरी की अगर सिर्फ एक सेल्फ अगर हम रख दें तो वो भारत और अरेबिया के पूरे लिटरेचर के साथ कंपैरिजन कर सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया के अंदर पब्लिक मनी को जो वेस्टिंग हो रहा है इसको रोक देना चाहिए। जो ओरिएंटल लर्निंग पे जो वेस्ट हो रहा है, ओरिएंटल लर्निंग को प्रमोट करने के लिए जो पब्लिक मनी का वेस्ट हो रहा है उसको रोक देना चाहिए और इसका यूज़ प्रैक्टिकल यूज़ में करना चाहिए। विद ग्रेट एनर्जी एंड पैशन मैकले एम्फेसाइज द नीड टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज। और पूरी एनर्जी के साथ, पूरे पैशन के साथ मैकले ने ये भी बोला कि इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाने की ज़रूरत है। ही फेल्ट दैट नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ इंडियंस टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर द वर्ल्ड हैड प्रोड्यूस्ड। अगर हम अंग्रेजी सिखाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज सिखाएंगे भारतीयों को तो वे दुनिया का बहुत अच्छा साहित्य पढ़ने में सक्षम हो जाएंगे। इट वुड मेक देम अवेयर द डेवलपमेंट्स ऑफ द वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी। और अगर वे इन बुक्स को पढ़ेंगे, इस लिटरेचर को पढ़ेंगे वेस्ट के, तो वो लोग पश्चिमी देशों में जो साइंस और फिलोसफी है उसके डेवलपमेंट से भी अवेयर होंगे। टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड दस बी अ वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल, चेंजिंग देयर टेस्ट, वैल्यू एंड कल्चरल। अंग्रेजी भाषा अगर भारतीय सीखेंगे तो वो लोग सिविलाइज होंगे, उनके टेस्ट में चेंज आएगा और साथ साथ उनके कल्चर और उनकी वैल्यूज़ के अंदर भी चेंज आएगा। फॉलोइंग मैकलेज मिनट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वॉज इंट्रोड्यूस। और मैकले की इन बातों को फॉलो करते हुए 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। द डिसीजन वॉज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन एंड टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन लाइक द कोलकाता मदरसा एंड द बनारस संस्कृत कॉलेज। और ये डिसीजन लिया गया कि अंग्रेजी को एक मीडियम बनाया जाएगा हायर एजुकेशन को इंस्ट्रक्शन कर देने में। और इसके साथ साथ जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूट थे जैसे कोलकाता का मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज, इनके प्रमोशन को भी रोक दिया गया। दिस इंस्टीट्यूशन वर सीन एज टेम्पल ऑफ डार्कनेस। और इंस्टीट्यूशन को टेम्पल ऑफ डार्कनेस बोला गया। दैट वर फॉलिंग ऑफ देमसेल्फ इनटू डिके। और अगर लोग इनमें जा रहे हैं तो वे अपने आप को अंधेरे की ओर ले जा रहे हैं। इंग्लिश टेक्स्ट बुक नाउ बिगिन टू प्रोड्यूस फॉर स्कूल्स। और अब अंग्रेजी की किताबें को प्रोड्यूस किया जाने लगा स्कूल्स के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन फॉर कॉमर्स। कैसे व्यापार से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड शिक्षा क्यों जरूरी थी उस टाइम पे। 1854 में द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन सेंट एन एजुकेशनल डिस्पैच टू द गवर्नर जनरल इन इंडिया। जो डायरेक्टर कोर्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी का लंदन में, उन्होंने एक एजुकेशनल डिस्पैच मीन्स एक पीपल्स गवर्नर जनरल्स का एक ग्रुप इंडिया में भेजा। इशूड बाई चार्ल्स वुड द प्रेजिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी। और चार्ल्स वुड को इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेजिडेंट बनाया गया। इट हैज़ कम टू बी नोन एज वुड डिस्पैच। इसीलिए इस डिस्पैच को वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। आउटलाइनिंग द एजुकेशन पॉलिसी दैट वॉज टू बी फॉलोड इन इंडिया, it emphasized once again the practical benefits of a system of European learning as opposed to Oriental knowledge। जो एजुकेशन पॉलिसीज़ थी इंडिया के अंदर जो फॉलो की जा रही थी और उसे प्रैक्टिकल बेनिफिट्स कैसे दिया जाए यूरोपियन लर्निंग की हेल्प से, और ओरिएंटल नॉलेज जो इसके अगेंस्ट था उसको कैसे रोका जाए। वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेस द डिस्पैच पॉइंटेड द वाज टू इकोनॉमिक। पहला जो इस डिस्पैच का प्रैक्टिकल यूज़ था उसने पॉइंट किया इकोनॉमिक चीज़ों को, आर्थिक प्रकृति को कैसे किया जाए। यूरोपियन लर्निंग इट्स शेड वुड अनेबल इंडियंस टू रिकग्नाइज द एडवांटेजेस दैट फ्लो फ्रॉम द एक्सपेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड मेक दैम सी द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। जो यूरोपियन लर्निंग है, जो यूरोपियन शिक्षा है, ये कहती है कि कैसे भारतीयों को सिखाया जाए उस एडवांटेज के बारे में जो उस टाइम पे फैल रहा था व्यापार और ट्रेड और कॉमर्स में, व्यापार और वाणिज्य में, और उन्हें कैसे अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को डेवलप करने की इंपॉर्टेंस को कैसे सिखाया जाए। इंट्रोड्यूसिंग दैम टू यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ, कैसे यूरोपियन वे ऑफ लाइफ से उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि उनके
टेस्ट में, उनकी डिज़ायर्स में चेंज आए और साथ साथ वो ब्रिटिश गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाए। इंडियंस में ये भी अप्रिसिएट करना स्टार्ट कर दिया कि वो यूरोप में प्रोड्यूस चीज़ों को खरीदना स्टार्ट कर दे और उन्हें अप्रिसिएट करना स्टार्ट कर दे। वुड डिस्पैच ऑल्सो आर्ग्यूड द यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मॉरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस। जो वुड डिस्पैच था उसने ये बात भी कही कि जो यूरोपियन लर्निंग है, जो पश्चिमी शिक्षा है, वो भारतीयों में इनके नैतिक चरित्र को, इनके मॉरल कैरेक्टर को भी इम्प्रूव करेगी। इट वुड मेक देम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, और ये लर्निंग उनको विश्वसनीय और ईमानदार बनाएगी। और इस तरह कंपनी को जो सिविल सर्वेंट मिलेंगे भारतीयों के रूप में, वो विश्वसनीय होंगे, उनके ऊपर ट्रस्ट किया जाएगा इजीली, और उन पे ब्रिटिशर्स डिपेंड भी रह सकते हैं। द लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वॉज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेट रीडर्स, it could also not instill in people a sense of duty and a commitment to work, nor could it develop the skills required for administration। जो पूर्व का जो लिटरेचर था, जो साहित्य था, उसमें केवल बहुत सारी गलतियां ही नहीं थी, बल्कि उसके अंदर लोगों को उनके काम के प्रति, उनकी ड्यूटी के लिए जो सेंस होनी चाहिए, काम के लिए जो कमिटमेंट होना चाहिए, वो भी नहीं पैदा होता था, और ना ही उनके अंदर काम को करने की नई नई स्किल्स डेवलप होती थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती थी। तो इसका लिटरेचर उनके लिए अच्छा नहीं था। फॉलोइंग द 1854 डिस्पैच सेवरल मेजर्स वर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश, और 1854 के इस डिस्पैच को फॉलो करते हुए बहुत सारे अलग अलग तरीकों को ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर। एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट वर सेटअप टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर ऑल मैटर्स रिगार्डिंग द एजुकेशन, और एजुकेशन के रिगार्डिंग जितने भी मैटर्स थे उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप किया। स्टेप्स वर टेकन टू एस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और बहुत कुछ कदम उठाए गए और इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया। 1857 में जब मेरठ के और दिल्ली के अंदर सिपाहीज का जो रिवॉल्ट था, जो 1857 का रिवॉल्ट था, जब वो स्टार्ट हो रहा था, उस टाइम पे कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के अंदर इन यूनिवर्सिटीज़ का सेटअप हो चुका था। अटेम्प्ट वर ऑल्सो मेड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस विद इन द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन, और इसके साथ साथ स्कूल एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत सारे चेंजेस लाने के लिए ट्राई किया जा रहा था। Our next point is the demand for the moral education, and we will continue this point in our next video.